नमस्कार दोस्तों, कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया की तरफ से उदय सहाय का अभिनंदन स्वीकार करें। साथियों, आज एक इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे मैं आपसे परिचर्चा करने का मन बनाया है मैंने। और ये विषय है कि कम्युनिटी के स्ट्रेंथ्स और फॉल्ट लाइंस क्या हैं। हमें कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, जिक्र करने की ज़रूरत है, आपस में चर्चा करने की ज़रूरत है विदाउट एनी मैलिस, ताकि हम उन गलतियों को ना दोहराएं जो इतिहास के कॉरिडोर में हमने दोहराई थी और आगे से आगे बढ़ें। और जो हमारा 3 क्षेत्र में एक नेचुरल एडवांटेज था, शौर्यता के क्षेत्र में, विवेक के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, वो रिस्टोर हो। आप मानेंगे कि ओवर अ पीरियड इन तीनों पैरामीटर्स पे हम कहीं ना कहीं चुके हैं। हमारा जो एमिनेंस था वो फेड हुआ है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेंथ को समझते हुए कैसे अपने फॉल्ट लाइंस को भी हम को विश्लेषण करते हुए कैसे हम उसे ओवरकम करें और आगे बढ़ें। तो पहले तो स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ओबियस है। आपको मालूम है, एक वर्षों पहले किताब आई थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, लिखा था चार्ल्स डार्विन ने, और उस किताब ने पूरे दुनिया में एक धमाका मचाया था, क्योंकि एक नई दृष्टि से उस ऑथर ने पूरे के पूरे जो इवोल्यूशन को परिभाषित किया था। उसको जैसे बड़े थ्योरीज आते हैं, आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो कॉलोनियल फोर्सेस ने उसका बड़ा सटीक ढंग से अपने हित में उसका इस्तेमाल किया और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी फ्लोट कर दी कि भाई हम तो फिटेस्ट हैं, इसीलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं, इसीलिए हम दुनिया पे राज कर रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली कहीं ना कहीं बाद में लोगों को लगा कि चार्ल्स डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं कर रहे थे। चार्ल्स डार्विन दरअसल एडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे थे और उनका कहना था जो सबसे ज़्यादा अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा। अगर उस चीज़ को हम कायस्थों पर अप्लाई करें तो कायस्थ इतनी उतार चढ़ाव के बाद भी आज अगर सर्वाइव कर रहा है और एक तरह से थ्राइव कर रहा है तो उसका कारण है उसकी अडेप्टेबिलिटी, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके अलावा जो ओपन माइंडनेस चाहिए अडेप्टेबिलिटी के लिए, उसमें मोबिलिटी एक बहुत बड़ी शर्त है और इसीलिए कायस्थों की मोबिलिटी जग जाहिर है, जग प्रसिद्ध है। जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है, थोड़े रिसोर्सेज होते हैं, वो मूव करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। और यही कारण है कि जैसे आर्मी ऑफिसर्स का एग्जाम्पल आप लें, चूँकि उनकी ऑल इंडिया एक्चुअली डिप्लॉयमेंट होती रहती है, पोस्टिंग्स होती रहती है, उनके बच्चों में एक अलग तरह का अडेप्टेबिलिटी आप देखेंगे। वो कहा जाता है कि 1 साल भी नहीं हुआ और आप पूरे घर को पैक करें और ट्रांसफ़र पे आगे बढ़ें तो चलते रहे हो प्यारे फोर्स की तरफ। इन बच्चों में पिछले काफ़ी समय से अगर मिस इंडिया की प्रोफाइल देखें तो आप देखेंगे अधिकतर इनके ये आर्मी ऑफिसर्स के, ये डिफेंस पर्सनल्स के बच्चे रहे हैं। बाकी कारणों के, एक तो ऑलरेडी एक्सपोजर होता है बच्चों का, वो एक कैथोलिक माइंडसेट क्रिएट होता है, एक कहीं भी वो अडेप्ट कर सकते हैं और हाईली मोबाइल एक लाइफ जीते होते हैं, तो सफलता भी उनके उसी तरह से मिलती है। तो सेकंड इनका स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से है इनकी मोबिलिटी। थर्ड वो है इंडिविजुअल एक्सेलेंस। कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी में इंडिविजुअल एक्सेलेंस पे एक जोर है। आपको शायद एक भी परिवार ऐसा ना मिले मोटे तौर पे जो ग्रेजुएट ना हो। कोई मजाक में कह रहा था हाल में कि उस हिसाब से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी तो केवल कायस्थों को ही जाना चाहिए, क्योंकि एक भी आदमी ऐसा नहीं है
जो कम से कम ग्रेजुएट नहीं हो। तो पढ़ाई लिखाई पर बहुत जोर है, और उस पढ़ाई लिखाई पे जोर के कारण एक इंडिविजुअल एक्सेलेंस पे भी जोर है। समाज उसको बड़ी चीज़ मानती है। कलेक्टिव एक्सेलेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और एक उसके कारण अचीवमेंट के इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स बिखरे हुए हैं। जब हम लोग एक चैप्टर इस किताब के लिए, कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया के लिए हॉल ऑफ फेम कर रहे थे, तो आज तक मैं मशक्कत कर रहा हूँ ये तय करने में कि इसमें छोड़ा क्या जाए। इतने ज़्यादा नाम हैं इंक्लूड किए जाने को कि ये एक बहुत ही टफ एक्सरसाइज है। और मैं समझता हूँ किताब निकलने के बाद भी कई जगह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रिटिसिजम्स आएंगी कि उनको छोड़ दिया, जोड़ने की आए ना आए, छोड़ने की जरूर आएंगी। तो ये तीनों स्ट्रेंथ्स मैं समझता हूँ कम्युनिटी के ग्रेट स्ट्रेंथ हैं। लेकिन बंधु, स्ट्रेंथ तो समझना चाहिए, उस पर वर्क भी करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ हमें अपने फॉल्ट लाइंस को भी बहुत ईमानदारी से देखना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू लेता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो तीनों ग्रेट क्वालिटीज़ हैं, विजडम, नॉलेज और शौर्यता की, ट्रेडिशनली उसमें आज जो एक रंग उसका फेड करता नजर आ रहा है, उसका कारण है कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटे हैं। सांस्कृतिक जड़ हमारे लिए या किसी के लिए भी एक उस एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के तरह है जो उड़ते हुए हवाई जहाज को एक दिशा दशा दिखाती है। और कहीं ना कहीं उससे चूंकि हम लोग कटे हैं, और किस तरह कटे हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा 3 बिंदुओं पे। सबसे पहला बिंदु तो है कि जो हमारे इष्ट देवता हैं, श्री चित्रगुप्त जी महाराज हमारे कम्युनिटी गॉड हैं, और हमें यही नहीं मालूम है कि उनका जन्मदिन क्या है। मैं विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आमजनों की बात कर रहा हूँ। हम लोग चित्रगुप्त पूजा खास तौर पे उत्तरी भारत में यम द्वितीया के दिन मनाते हैं। यम द्वितीया क्या है? यम द्वितीया के दिन ये मान्यता है कि यम को उनकी बहन यमुना ने घर पे खाने के लिए आमंत्रित किया था, और खाने के पहले उन्होंने उनको वेलकम करने के लिए एक पूजा ऑर्गेनाइज किया था। और चूंकि यम और श्री चित्रगुप्त दोनों ही यमलोक निवासी थे, ये पूजा यम की भी हुई और ये पूजा श्री चित्रगुप्त जी की भी हुई। लेकिन इस पूजा को ऐसा भाई दूज के तौर पे हर कम्युनिटी ने मनाया, आज ही मनाते हैं। लेकिन उसी दिन हमारे यहाँ एक पहले बचपन में जिसे कलम दुबात पूजा हम कहते थे, जो कि समझ में आती है, वो हमारा सर्वाइवल टूल रहा है कलम और दबात, और उसकी पूजा होती है। लेकिन हम इसे श्री चित्रगुप्त पूजा के तौर पे मनाने लगे एज इफ कि यही उनका बर्थडे है। जब मैंने इस किताब में शोध किया और इस विषय के जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, जो स्कॉलर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, गोरखपुर से लेकर वाराणसी से लेकर उज्जैन तक, उनसे बातचीत की तो पता चला कि दरअसल श्री चित्रगुप्त चैत्र पूर्णिमा के दिन उनका अवतरण हुआ था। आपको मालूम है कि श्री चित्रगुप्त का कोई बचपन तो रहा नहीं, वो एडल्ट के तौर पर ही अवतरित हुए थे, और जब अवतरित हुए थे तो इसी दिन, जो चैत्र पूर्णिमा के दिन ही अवतरित हुए थे। और उस दिन आपको जान के खुशी होगी कि दक्षिण भारत में बड़े धूमधाम से एक दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए वो चैत्रेयी उत्सव मनाते हैं। चंद्रसेनी कायस्थों में भी चैत्र मास की बहुत अहम भूमिका है, बट यहाँ उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा के दिन हमें ये पता भी नहीं होता कि आज हमारे इष्ट देवता, हमारे कम्युनिटी गॉड, हमारे प्रिय श्री चित्रगुप्त जी का जन्म दिवस है, और हमें इसे मनाना चाहिए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ
इस नॉर्थ इंडिया के इन्वेजन्स के दुनिया में कई हमारी जो मेमोरीज हैं, कॉन्शसनेस हैं, वो लुप्त हो गई। और उसका एक ये साक्षात उदाहरण मैंने पेश किया। तो आसान है क्रिटिसाइज करना, हम लोगों को देखा और हम एक छटपटाहट भी हुई, लेकिन एक्शन से ही इसको हम तोड़ सकते थे। और एक्शन के तौर पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया का लॉन्च हम चैत्र पूर्णिमा के दिन ही करेंगे, एक सिंबॉलिक ही सही लेकिन एक संदेश देने के लिए कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जड़ों से हम चूंकि थोड़े दूर हो गए हैं, इसलिए शायद हमें इन चीज़ों की महत्ता समझ में नहीं आती। दूसरी तो एक फॉल्ट लाइन हमें ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम अपने सांस्कृतिक जड़ों से कटे हैं। उसी क्रम में आप आगे बढ़ें तो दूसरी चीज़ आप पाएंगे कि हमने हमारे यहाँ पूरे भारत के जो चित्रगुप्त मंदिर हैं उसमें आपको 2 देवी देवता के इमेजेस या मूर्तियाँ आपको मस्ट मिलेंगी। और केवल मंदिरों में ही नहीं, आप पुराने घरों में जाएं, जो लोग थोड़ा परंपरा को समझते हैं, ट्रेडिशंस को मेंटेन करते हैं, उन घरों में भी आपको 2 देवी देवता कौन हैं, एक सूर्यदेव और एक दुर्गा, ये दोनों मिलेंगे। सूर्यदेव आपको मालूम है कि कॉन्शसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रकाश को रिप्रेजेंट करते हैं जो अंधकार दूर करता है। और दुर्गा शक्ति या पावर को रिप्रेजेंट करती हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। और चित्रगुप्त जी के 2 तरह की तस्वीरें आपको मिलेगी। एक तस्वीर वो है जिसमें उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ तो आशीष करता हुआ दिखता है, एक हाथ में कलम है, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में वेद है। ये उनका जो स्वर्ग में जो इमेजरी है उसको कई चित्रों में हमने देखा है, पुराने घरों में भी देखा है, इस शोध में वो कई बार हमारे सामने आया। लेकिन जब वो अवतरित होकर हमारे आपके तरह एक इंसान के वेश में इस धरती पे आए कायथा गांव में, तो उनके 2 हाथ हो गए ताकि लोग उनसे रिलेट कर सकें। और वो एक में कलम है, एक में दवात है। तो कलम दवात तो हमें दिखता है और आज भी हम उसकी पूजा कलम दवात का कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तलवार की पूजा हम भूल गए। और चित्रसैनी कायस्थों में आज भी तलवार को वो पूजते हैं। दक्षिण भारत में भी जैसा मुझे पता चला कि कलम के साथ साथ वो तलवार को अहमियत देते हैं। लेकिन हमारे उत्तर भारत में तलवार कहीं ना कहीं गायब हो गया है। इमेजेस में देखें तो सरप्राइजिंगली जो चित्रगुप्त की तस्वीरें आपके घरों में लगी हुई हैं उसमें दुर्गा जी तो मिलेंगी, सूर्य गायब हो गए हैं। तो ये सब इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं जो सेंसिटिविटी रिक्वायर है ट्रेडिशन को से कनेक्टेड रहने में, वो डाइल्यूट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसीलिए उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, कायस्थों में जो सवर्ण वही होते थे एक ज़माने में जिनके यहाँ उपनयन सेरेमनी किया जाता था। और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी, जैसा को कि मैंने एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उन्होंने 3 ग्राउंड्स जो दिए शूद्र डिक्लेयर करने के पहले कायस्थों को, जिसे बाद में पटना हाई कोर्ट ने रिवर्स किया और कहा कि ये क्षत्रिय हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के उस 3 आर्गुमेंट, जो कि उन आर्गुमेंट्स में कोई दम नहीं था और इसीलिए बाद में उन्हें मुंशी काली प्रसाद जैसे वकीलों ने उस पूरे आर्गुमेंट को तोड़ दिया बड़े रिगर के साथ। उसमें एक आर्गुमेंट था कि कायस्थ उपनयन सेरेमनी नहीं करते और करना भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि एक्चुअली एक ज़माने में तो ये क्षत्रिय रहे होंगे, लेकिन अब उनका मलयक्षीकरण हो गया है। उन्होंने अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट सेरेमनी, जो कि उपनयन सेरेमनी होता है, उसको वो भूल गए। तो उपनयन सेरेमनी से भी हम
कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, कट गए हैं। और इसीलिए दोस्तों मैंने उसको याद दिलाया कि अगर आप जड़ों से कटेंगे तो जड़ तो आपके कंट्रोल रूम है, फिर तो आप कहाँ गिरेंगे, कब गिरेंगे, कटे पतंग की तरह इधर डोलेंगे कि उधर डोलेंगे, उसका कोई पता नहीं है। तो रूट्स एंड विंग्स दोनों का इम्पोर्टेंस है। एक्सेलेंस भी तभी बनेगा जब आप रूट से भी उसी हद तक जुड़े हों। मैं आपको एक इंडिविजुअल एक्सेलेंस की बात शुरू में मैंने की थी और मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इंडिविजुअल एक्सेलेंस एक स्ट्रेंथ जरूर है कायस्थ का, लेकिन कोई भी चीज जब अतिरेक की हदों से तक पहुंच जाता है, वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो वीकनेस भी बनता है। कलेक्टिव जो इंटेलिजेंस है और एक्सेलेंस है वो कहीं ना कहीं कायस्थों में उसका जबरदस्त डिप्रिसिएशन होता दिखता है। मैं आपको एक उदाहरण देके इस बात को समझाता हूं। हमारे स्कूल के एक मित्र थे कलकत्ता में जो काफी धनी थे, उनके पिता का कई जूट मिल्स था कलकत्ता में। आईपीएस बनने के बाद जब भी मैं कलकत्ता गया हमारी मुलाकातें होती थी, आज भी बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ता है। तो शुरू में जैसे आप अपने अचीवमेंट के बारे में बोस्टफुल होते हैं, मैं भी उनको अपने सर्विस के बारे में बताया करता था और वो बड़े शांत मन से सुनते थे। लेकिन एक बार उन्होंने मुझे टोका और उन्होंने कहा कि उदय, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी कम्युनिटी और हमारी कम्युनिटी में मेजर एक फर्क है। तुम्हारी कम्युनिटी में आज भी जब रिश्ते आते हैं तो लोग ये देखते हैं कि तुम किस पद पे हो, क्या तुम्हारी तनख्वाह है, तुम्हारी माली हैसियत क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारी कम्युनिटी में जब रिश्ते आते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि मैं क्या कमा रहा हूँ, वो अहमियत, उसकी अहमियत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कितने घरों का चूल्हा जला रहा हूँ अपने काम से। ये बात उसने बहुत सहजता से कही, लेकिन आज तक वो बात मुझे वो वेव्स की तरह हॉन्ट करती हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कायस्थ इसमें चूक गए। एक जो सामाजिक सरोकार होता है, एक सोशल कनेक्ट होता है अपने बिरादरी का, अपने समुदाय के साथ, वो हमें दिखता नहीं है। जो लोग कुछ आगे बढ़ते हैं इस दिशा में वो अपने समुदाय से कनेक्ट नहीं करते और समुदाय भी उनसे रिलेट नहीं करता और इसीलिए वो अकेली यात्रा, अकेला चलो की यात्रा बन के रह जाती है। कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं दोस्तों की कायस्थों के कायस्थ समुदाय के लोग आज भी बहुत बड़े बड़े पद पे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक कद के बाद उस पद पे पहुंचने के पश्चात वो एक सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं। मैंने सुना है कि हमारे ही बिहार से, जहां से मैं आता हूं, कुछ कम्युनिटीज हैं जो उनके ऑफिस के एक पियोन भी अगर उनके गांव से आ गया तो उसको वो बैठाते हैं, एक कप चाय पिलाते हैं, हालचाल पूछते हैं। लेकिन कायस्थों में ही अमूमन देखा गया है कि पहली चीज वो अपने स्टेटस के लोगों से तो रिलेट करेंगे एक अचीवमेंट के बाद, लेकिन अपने समुदाय के जो छूट गए उनके दोस्त हैं, उनके बंधु हैं, उनका प्रेजेंस भी एक्नॉलेज करने से कतराने लगते हैं। ये है उनके कलेक्टिव इंटेलिजेंस और एक्सेलेंस की कमी। और रूट्स, दूसरे के रूट्स की भी इज्जत आप सब तभी करेंगे असल मायने में जब आपको अपने रूट से लगाओ। अगर मैं अपने रूट को नहीं जानता हूं तो मैं सोचूंगा दूसरे के रूट का भी कोई अहमियत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में एक वैमनस्य, एक डिस्कनेक्ट कम्युनिटीज की आपस में दिखती हैं, उसके पीछे है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स रूट। और वो लैक ऑफ रिस्पेक्ट का रिश्ता कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर ओन रूट से भी है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आज इस परिचर्चा के लिए। अगली बार फिर आपके बात आऊँगा। किताब में भी इन विषयों को मैंने टेकअप किया है ताकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी आए और आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे अगले बार नई एपिसोड में एक नए विषय के साथ।
धन्यवाद।